नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं अपनो बजट 2025। तो अपनो बजट 2025 केंद्र में आम बजट के बाद उत्तराखंड में भी इसी माह विधानसभा बजट सत्र आयोजन की तैयारियां तेज हो गई हैं। प्रदेश सरकार उत्तराखंड के बजट में क्या होना चाहिए, इसके लिए तमाम वर्गों से राय भी मांग रही है। 9 फरवरी तक सभी लोगों से बजट के बारे में सुझाव मांगे गए हैं। केंद्र के बजट से उत्तराखंड के बजट में भी इस बार बढ़ोतरी होने की पूरी उम्मीद है। उत्तराखंड में केंद्र की जल जीवन मिशन योजना को 2028 तक बढ़ाए जाने से प्रदेश में अधूरी पड़ी कई योजनाओं के लिए समय मिल गया है। प्रदेश के हितधारकों से सुझाव लिए जा रहे हैं। उद्यान, कृषि, उद्योग, शिक्षा, चिकित्सा आदि से संबंधित सुझाव मिल रहे हैं। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के अनुसार उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास के लिए यह बजट पेश किया जा रहा है। सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास के मूल मंत्र के साथ इस बार प्रदेश का बजट पेश किया जाएगा। कहीं ना कहीं यह प्रदेश का रजत जयंती वर्ष वाला बजट कहा जा सकता है। केंद्र की मोदी सरकार ने जिस तरह गरीब, युवा, किसान और महिला सशक्तिकरण पर फोकस किया है, इसी तरह राज्य के बजट में भी वही छाप देखने को मिलेगी। आपको बता दें कि 2024-25 में धामी सरकार ने 89,230 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। इस बार बजट में 10% की बढ़ोतरी की संभावना है, क्योंकि केंद्रीय बजट में भी 10% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं विपक्ष भी समावेशी बजट होने की उम्मीद जता रहा है। स्थानीय उत्पादों को टैक्स फ्री करने के साथ ही राज्य के करों में कमी करने की मांग विपक्ष लगातार कर रहा है। किसानों के उत्पादों के विपणन के लिए प्रदेश को पड़ोसी राज्य हिमाचल से प्रेरणा लेने की बात कही जा रही है। साथ ही विपक्ष बजट सत्र के गैरसैंण में करवाने की शपथ लेने के बाद भी देहरादून में सत्र करवाने पर सवाल उठा रहा है। कांग्रेस के अनुसार उनकी सरकार ने इससे भी खराब व्यवस्था होने पर गैरसैंण में बजट सत्र करवाया है। चर्चा आज इसी पर करेंगे। पहले ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में इसी फरवरी माह में बजट सत्र आयोजन की तैयारियां चल रही हैं। माना जा रहा है कि 17 फरवरी से देहरादून विधानसभा में बजट सत्र का आगाज हो जाएगा। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक सूचना नहीं आई है, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने इसी माह दून में बजट सत्र होने की बात कही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुसार इस वर्ष प्रदेश का बजट ऐतिहासिक होगा। सबका साथ, सबका विकास को नए आयाम तक ले जाने के लिए तमाम पहलुओं का अध्ययन किया जा रहा है। जो भी राज्यवासियों के हित में उपयुक्त होगा, उसे बजट में शामिल किया जाएगा। दूसरी ओर विपक्ष बजट सत्र के आयोजन को लेकर ही सवाल खड़ा कर रहा है। इसके साथ ही इस बार के बजट में प्रदेश को हिमाचल की तर्ज पर स्थानीय हस्तशिल्प और उत्पादों की विपणन व्यवस्था करने, राज्य करों में कमी करने, पर्यटन की दृष्टि से आपदा, पर्यावरण की दृष्टि से बजट में व्यवस्था के साथ ही हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ इस बार के बजट में किया जाना चाहिए। देखिए, मैंने एक परंपरा बनाई थी 2022 के बाद। माननीय धामी जी के मार्गदर्शन में हम लोग जब बजट पेश करते हैं, उससे पहले तमाम हितधारकों से हम लोग संवाद करते हैं और इसके अलावा हम लोग सामान्य जनता से भी उनके सुझाव मांगते हैं। आज भी व्हाट्सएप, ट्विटर के माध्यम से 9 फरवरी तक सभी लोगों से हमने आमंत्रण दिया है कि आप आइए, अपना बजट के बारे में और जो अच्छे सुझाव दीजिए। और हितधारकों के साथ मेरा बैठना हुआ था 31 जनवरी को देहरादून में, और 10 विभिन्न क्षेत्रों के, जिसमें पर्यटन से संबंधित, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कृषि से संबंधित, उद्यान से संबंधित, शिक्षा से संबंधित और उद्योगों से संबंधित, महिलाओं से संबंधित, शिक्षा जगत से संबंधित, ऐसे 10 विभिन्न सेक्टर्स से मैंने लोगों को बुलाया था और उनसे संवाद किया था। बहुत अच्छे सुझाव आए हैं, महत्वपूर्ण सुझाव उनके आए हैं। और अब ये बजट, हमारा केंद्र का बजट प्रस्तुत हुआ है, ये हमारे बजट के लिए मार्गदर्शन का काम करेगा। क्योंकि आप जानते हैं, जो भी नई स्कीम केंद्र से जो लॉन्च की जाती है, उसका भी हमें प्रावधान करने का एक टाइम मिलता है।
तो उसके लिए भी हम सारे चीजों को देखते हुए आपत्ति है विधानसभा अध्यक्ष के उस बयान से जिसमें उन्होंने कहा है कि अभी गैरसैंण का विधान भवन ठीक तरह से तैयार नहीं हुआ है, इको करता है, इस वजह से बजट सत्र देहरादून में होना चाहिए। मैं मैडम को याद दिलाना चाहती हूँ, हमने टेंट और तंबुओं में वहां बैठकें करी हैं, कैबिनेट बैठकें करी हैं और सत्र चलाए हैं। ऐसे में क्यों 7.5 साल बाद के शासन पर भी आप जो है गैरसैंण के विधान भवन को साउंड प्रूफ नहीं कर पाए? ये तो आप अपना फेलियर बता रहे हैं। वही संकल्प विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष की मौजूदगी में लिया गया था कि आगामी भविष्य में कभी भी बजट सत्र होगा वो गैरसैंण में होगा। तो जिसको लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं हम, उस विधान भवन में लिए गए संकल्प को आज आप जिस तरह से दरकिनार कर रहे हैं, ये अच्छी परिपाटी नहीं है। वहीं उत्तराखंड के लिहाज से मैं कहना चाहती हूं कि बजट ऐसा हो जो आम आदमी, गरीब आदमी के भले का सोचे, उसके लिए लाभकारी हो, उसको केंद्र बिंदु में रखकर, ध्यान में रखकर बजट बनाया जाना चाहिए। केंद्रीय बजट के बाद अब धामी सरकार भी राज्य के बजट की तैयारियों में जुट गई है। जिस तरह से केंद्र के आम बजट में पर्यटन को बढ़ावा देने की बात कही गई है, उससे कहीं न कहीं उत्तराखंड को भी फायदा मिलने की उम्मीद की जा रही है। राज्य के बजट में केंद्र की झलक भी देखने को मिलेगी। इसके तहत केंद्र की विधानसभा का बजट सत्र किया गया था। अब विधानसभा अध्यक्ष कह रही हैं कि वहां साउंड इको होती है, इसीलिए सत्र नहीं करवाया जा रहा है। फिलहाल प्रदेश सरकार सत्र देहरादून में करवाने जा रही है। बजट के लिए तमाम वर्गों और हितधारकों से राय ली जा रही है। 9 फरवरी तक जो भी सुझाव प्रदेश सरकार को मिलेंगे, उनके बजट में समाहित करने की बात कही जा रही है। कहीं न कहीं यह प्रदेश का रजत जयंती वर्ष वाला बजट है, जो अपने आप में खास होने की उम्मीद जताई जा रही है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। तो ये बजट जो है, ये उम्मीदों का बजट है और प्रदेश की जनता भी अब इस पर नजर गड़ाए हुए है कि आखिर प्रदेश का बजट क्या होगा। क्योंकि केंद्रीय बजट में जिस प्रकार से गरीब, युवा, महिला सशक्तिकरण पर ध्यान दिया गया है, किसानों को ध्यान दिया गया, उद्योगों को ध्यान दिया गया, मध्यम वर्ग को खास तौर पर ध्यान दिया गया है, तो वैसे ही क्या प्रदेश का भी बजट होगा। और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं। प्रभा बदूनी, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष सैनी जी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीसी थपलियाल जी, वरिष्ठ यूकेडी नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिव प्रसाद सेमवाल जी, अध्यक्ष आरआरपी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही अरुण शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चर्चा में सभी का स्वागत करते हुए सबसे पहले प्रभा बदूनी जी आपके पास आते हैं। जिस तरीके से केंद्र का बजट पास हुआ है, अब प्रदेश का बजट भी समावेशी हो, ऐसा कयास लगाए जा रहे हैं। एक तरफ विपक्ष जो है लगातार तमाम मुद्दों को लेकर निशाना साध रहा है। अभी गैरसैंण में होगा बजट सत्र या देहरादून में होगा, इसको लेकर भी तमाम अभी भी विवाद जारी है। ऐसे में बजट किस तरीके से सरकार लाएगी ताकि युवाओं, गरीबों, महिला और मतलब शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में समावेशी बजट हो? देखिए मनोज जी, सबसे पहले तो मैं कहूंगी जिस प्रकार कल हमारे डबल इंजन की सरकार है, इस वजह से मैं ये कहना चाहूंगी कि जो हमारी केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कल इतना अच्छा ऐतिहासिक बजट हमारी माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने दिया है कि जिसके साथ हम देख सकते हैं कि आज पूरे देश में खुशी की लहर है। और जिस प्रकार से ये खुद ही जो बजट पेश किया गया है, एक समावेशी बजट ही है। और अगर इस बजट को संज्ञान हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, ज्ञान का इसे उन्होंने संज्ञान दिया है। ज्ञान मतलब जिसमें गरीबों की चिंता है, जिसमें युवाओं के लिए है, जो नारी शक्ति के लिए है, किसान के लिए है। तो केवल इस बजट को ज्ञान बोला ही नहीं गया है। अगर हम इसके, ठीक है केंद्रीय बजट है, लेकिन जब केंद्रीय बजट लागू होता है तो उसमें कहीं ना कहीं राज्यों में जो ऑलरेडी योजनाएं चल रही होती हैं, उनका प्रभाव जरूर उन योजनाओं पर पड़ता है। तो अगर हम इसमें देखें कि इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात कर ले, जो कि उत्तराखंड को, हमारा ये रजत जयंती वर्ष भी है और हम पहले ही कह रहे हैं कि हमें विकसित उत्तराखंड इसे बनाना है। तो जितनी भी यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स हो रही हैं, चाहे वो कनेक्टिविटी के मामले में हम कहें, स्वास्थ्य के बारे में कहें, एजुकेशन, सरकार अपनी तरफ से भी योजनाएं बना रही है। लेकिन जिस प्रकार से कल केंद्र ने, मैं आपको बताना चाहूंगी कि कपास के बारे में और ये आपके डेयरी और दूसरा आपके मत्स्य पालन में जिस प्रकार से इन्होंने बहुत बढ़ावा उसको दिया है, उसके लिए अलग से बजट का प्रावधान किया है। तो बहुत अच्छी मैं कहूंगी शुरुआत है, क्योंकि उत्तराखंड में अगर आप देखें तो इनके लिए जो अलग अलग विभाग है, उन्होंने पहले ही सब्सिडी दी हुई है। तो इससे आने वाले समय में लोगों को और ज्यादा उम्मीद रोजगार से होगी। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगी कि महिलाओं के लिए भी अगर हम देखें कि
अगर उत्तराखंड में हम एमएसएमई के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे तो कम से कम 80,000 एमएसएमई हमारे उसमें, चाहे लघु उद्योग है, सूक्ष्म है, जो भी जितने भी उद्योग धंधे हैं, कम से कम 80,000 उसमें हमारे एमएसएमई सेक्टर्स हैं। तो उसमें ही सबसे ज्यादा रोजगार के अवसर भी होते हैं। तो जब ये बड़ा बजट हमारे पास आता है तो निश्चित तौर पर जब हमारा ये उत्तराखंड का बजट आने वाला है तो इसमें भी उन सभी चीजों का भी समावेश होगा। और जो राज्य के हमारे उद्योग चल रहे हैं, चाहे वो छोटे हो, बड़े हो या मध्यम वर्ग के हो, उन सब में भी हमें इसका समावेश देखने को मिलेगा। अगर महिलाओं की हम बात करें तो महिलाओं के लिए जिस प्रकार से उन्होंने एक अलग से लोन की सुविधा दी है और उनको फ्री, मतलब हम कहेंगे कि ब्याज जो मिलेगा उसमें आपको कोई इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है। और इंफ्रास्ट्रक्चर जो राज्य के लिए दिया गया है सभी राज्यों के लिए, लेकिन यहाँ पर तो हमें, क्योंकि हमें अपने उत्तराखंड को हम बहुत तेजी से जिस प्रकार आगे ले जा रहे हैं, तो इस चीज की तो हमें बहुत ज्यादा जरूरत है कि अगर हम लोन ले रहे हैं तो हमें उसमें सब्सिडी या इंटरेस्ट ना देना पड़े। तो ये सारी चीजें तो कुल मिलाकर जहां पर भी मेरे को लग रहा है तो रोजगार भी के लिए भी साधन है, महिलाओं के लिए है, किसानों के लिए आप देख लीजिए अब लोन फैसिलिटी है कि पहले 3 लाख की सीमा थी वो बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है। तो इससे उनका कृषि उत्पादन भी बढ़ेगा और कृषि को एक अच्छी गुणवत्ता मिलेगी। तो मैं ये कहूंगी जिस प्रकार से हमें केंद्रीय बजट में एक समावेश देखने को मिला है सभी वर्गों के लिए, निश्चित तौर पर क्योंकि अब उत्तराखंड का बजट भी आने वाला है तो इन सभी चीजों को भी ध्यान में रखा जाएगा। और सबसे जरूरी बात है कि भी कुछ दिन पहले ही हमारे वित्त मंत्री जी बता रहे थे, उन्होंने हितधारकों के साथ भी एक बहुत बड़ी बैठक की है जिसमें हमारे और भी विधायक शामिल हुए और सबने, चाहे वो उद्योग जगत के लोग थे, शिक्षाविद थे, पर्यटन थे और महिला स्वयं सहायता समूह की हमारी महिलाएं थी, सबने अपने विचार भी रखे, सुझाव उनको दिए हैं और उन्होंने कहा भी है कि हमें बहुत अच्छे सुझाव मिले हैं। तो जैसे ही बजट होगा उससे पहले उन सुझावों को भी ध्यान में रखा जाएगा। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब इस प्रकार के सुझाव समाज से लिए जाते हैं, हर वर्ग से लिए जाते हैं, तो वो जो बजट आता है तो वो अपने आप में ही एक समावेशी बजट होता है। क्योंकि जो बजट होता है वो राज्य की जनता के लिए रखा जाता है, राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए रखा जाता है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो हमारा उत्तराखंड का बजट भी आएगा निश्चित तौर पर वो भी एक अभूतपूर्व बजट होगा, एक ऐतिहासिक बजट राज्य की जनता के लिए होगा। इसमें मैं एक चीज कहना चाहूंगी, जो ये विपक्ष का एक अभी मैं सुन रही थी कि वो गैरसैंण के मुद्दे को उठा रहे थे, तो मैं ये कहूंगी हमारी जो विधानसभा की अध्यक्ष उन्होंने पहले ही कहा है कि उसका एक कारण उन्होंने दिया है कि जो इस बार बजट है वो हमारा पेपरलेस बजट है, उसका और कोई कारण नहीं है। देखिए जो बजट है वो तो पारित होगा ही, ठीक है, बजट तो प्रस्ताव है जो तो होना ही है, बजट पेश किया जाएगा, लेकिन ये पेपरलेस बजट है। इसमें क्या है, आपको जो आधुनिक जो टेक्नोलॉजी है, टैबलेट्स है, ऑनलाइन है, कंप्यूटर के माध्यम से आप बजट पेश किए जाते हैं, तो उसका निर्माण कार्य जो अभी है वो गैरसैंण में चल रहा है, तो इस वजह से उसको वहां ना करा के देहरादून में किया जा रहा है। अदरवाइज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी तो अभी कुछ दिन पूर्व ही गैरसैंण गए थे और उन्होंने सारा वहां की स्थितियों का जायजा भी लिया था। तो इसमें किसी प्रकार की हम कहेंगे भ्रम फैलाने की, अफवाह फैलाने की जरूरत नहीं है। और जो हमारा बजट अब आने वाला है, हमें इस ओर ज्यादा ध्यान देना है कि वो हमारे राज्य के लिए किस प्रकार खुशखबरी लेके आएगा और राज्य के जो नागरिक है उनके हितों की रक्षा और उनके सर्वांगीण विकास के लिए, राज्य के लिए किस प्रकार ये हमारे को आगे ले जाएगा और किस प्रकार ये सबके लिए एक ऐतिहासिक बजट साबित होगा। ठीक है, हाँ ठीक है प्रभा जी, आते हैं आपके पास। हमारे साथ आशीष सैनी जी, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष जी, प्रदेश में भी अब सरगर्मियां शुरू हो गई हैं बजट सत्र की, और विपक्षी दल होने के नाते आप भी हितधारकों के साथ ही आपके भी सुझाव भी महत्वपूर्ण होंगे। क्या लगता है, सरकार आपसे भी सुझाव लेगी? और कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आप लोगों के द्वारा मांगे की जाती रही हैं, जैसे स्थानीय उत्पादों को टैक्स फ्री करना, राज्य करों में कमी करना, जैसी तमाम मांगों पर आप लोग बोलते रहे हैं कि इसमें कमी की जाए, टैक्स में सुधार किया जाए। देखिए, बजट जो केंद्र सरकार का आया है और उसमें 4-5 शब्द जो हमारे नेताओं द्वारा जोड़े गए हैं, ऐतिहासिक और गरीब और कमजोर के विरोध पक्ष का, और ऐसा तो वैसा कुछ है नहीं। केंद्र सरकार का बजट में भी जब उन्होंने अपने 25 उद्योगपतियों के लिए बजट बनाया तो बाद में उन्होंने बैठ के सोचा यार हमारे देश की भी जनता है, चलो इनको भी कुछ दे देते हैं। तो इन्होंने वो टैक्स की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 4 लाख की, लेकिन जब शोर मचाने का और छाती पीटने का काम किया तब 12 लाख पे करना शुरू कर दिया। हमें लग रहा है आपके दबाव में कर दिया। जब जी आपके दबाव में आके कर दिया इन्होंने, मतलब मध्यम वर्ग का भी ध्यान रखा। नहीं किया, हमें तो विपक्ष को तो ये कुछ समझते ही नहीं है। वरना प्रेमचंद अग्रवाल जी जब हितधारकों के साथ बैठक कर रहे थे तो हमारे नेता प्रतिपक्ष और 2-4 विधायकों के साथ और बैठ लेते, तो कोई हम गलत सलाह तो देने वाले थे नहीं, हम भी राज्य के में ही कोई सलाह देते।
दूसरा क्या है कि उत्तराखंड में जब आप आते हैं तो 52% की जीएसटी में छूट आप उद्योगपति को दे रहे हैं। उस उद्योगपति से उसका नागरिक को कोई लाभ नहीं है। यानी आप उत्तराखंड में जो विशेष राज्य का दर्जा होने के कारण जो 52% की छूट जीएसटी में दी गई है, जब हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो पूरा जीएसटी पे करना पड़ता है। मतलब हम 100% जीएसटी पे कर रहे हैं और 52% छूट का लाभ कौन ले रहे हैं? उद्योगपति। वो हमें क्या मिला? अंडा। अब दूसरी बात आई है कि जो हमारे डेवलपमेंट के जो बेस है, जहां पर हमें आवश्यकता है, वो पर्यटन में और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में है। केवल केंद्रीय राजमार्ग के अलावा कोई और बजट या प्रस्ताव अभी तक सरकार, जो राज्य सरकार है, उसके सामने प्रस्तावित ही नहीं है। राज्य सरकार ने कोई राज्य के लिए विशेष बजट की मांग केंद्र सरकार से की ही नहीं, इसलिए पूरे बजट में कहीं उत्तराखंड का नाम भी नहीं आया। और उत्तराखंड की धार्मिक और जो साहसिक पर्यटन और जो नॉर्मल हमारा पर्यटन है, उन तीनों को अलग अलग रख के देखा जाना चाहिए। धार्मिक पर्यटन में हमने केदारनाथ की शीतकालीन यात्रा शुरू की, लेकिन व्यवस्था के नाम पर, क्योंकि बजट नहीं था, तो वो जीरो हुआ। हमने नॉर्मल पर्यटन की बात की। वीर चंद सिंह गढ़वाली योजना जैसी योजना जो राज्य के लोगों को पर्यटन करने के लिए, कारोबार करने के लिए, विकसित करने के लिए बनाई जाती है, उसका भी जो बजट एलोकेशन है वो बहुत कम है। और सबसे महत्वपूर्ण, टिहरी झील के अंदर यदि बोट डालने का ठेका देना है तो पूरे उत्तराखंड में केवल एक गरीब व्यक्ति मिला, जो सतपाल महाराज जी का पुत्र है, उसी के नाम टेंडर कर दिया गया, बिना पूछे बिना देखे। राज्य का जो एक नौजवान है, जिसके पास पूंजी की कमी है, जिसके पास बाजार में पकड़ की कमी है, उसके लिए सरकार क्या कर रही है? दूसरी, महिला, अभी प्रभा बदूरी जी का बयान सुन रहा था मैं जी। इन्होंने कहा महिलाओं के लिए एसएमएसई सेक्टर को मजबूत किया जा रहा है। मुझे समझ में नहीं आया कि महिलाओं का उस सेक्टर से क्या इन्होंने तालमेल जोड़ा है। एमएसएमई सिर्फ महिलाओं पुरुषों के लिए नहीं, महिलाएं भी उसमें, उनकी भी अपनी भागीदारी है, वो भी महिलाएं भी रोजगार कर रही हैं आज के समय में। सैनी जी, जो इनका बयान है, ये अब शाम को जब दोबारा बैठ के सुन लेगी तो इन्हें पता लग जाएगा कि क्या कहा था। हमने ये कहा कि ये तो राज्य के युवाओं की बात हो गई। राज्य में जो उद्योग लगे हैं, जो बाहरी कंपनियां लगी है, वो सिर्फ पैकिंग करने में और बिलिंग बनाने में व्यस्त है। उसका अब वर्तमान में क्या लाभ हमें आगे मिलने वाला है, क्या मिलना चाहिए, इसका कोई बड़ा उद्देश्य नहीं है। जो हमारे पूर्व सैनिक हैं, उनकी पेंशन से और उनके जो द्वारा जो अर्निंग आए हैं, वह हमारी आय का मुख्य स्रोत है। लेकिन कृषि हमारी मुख्य आय नहीं बन पा रही है, क्योंकि कृषि उत्पादों पर न तो बाजार उतना मिल पा रहा है, ना उनका विपणन की व्यवस्था हो पा रही है। उत्तराखंड विपणन बोर्ड केवल एक बजट खर्च करने का एक व्यवस्था बनकर रह गई है, जिसमें कृषि जो उत्पाद है उनका विपणन बाहर कैसे हो। कुछ लोग अपने स्तर पर रशिया तक भी सामान भेज रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन सरकार का योगदान जीरो है। सरकार उस मामले में बजट खर्च करे, नंबर एक। दूसरा, वीरचंद सिंह गढ़वाली योजना में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम केवल राज्य के नागरिकों को मिले, उसके लिए बजट अलॉट किया जाए। और इन्होंने कहा कि ब्याज मुक्त लोन दिया जा रहा है, ब्याज मुक्त कोई कर्ज नहीं दिया जा रहा है। वह केवल एक छल, धोखा और झूठा बयान है, जो हमेशा देता है, आपकी बार भी दे रहे हैं। इसलिए हमें इन पर भरोसा करने में दिक्कत आती है, क्योंकि एक मुंह बोलता है कि हम देंगे, दूसरा मुंह मना कर देता है। एक घोषणा और की थी, उत्तराखंड में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवास की घोषणा। मात्र 2,60,000 रुपए में आप आवास देने के बजाय केवल आवास आवंटित कर दे रहे हैं। ये इतना सहयोग दे रहे हैं आप, लेकिन आवास नहीं दे रहे। आदमी या तो अपनी ही प्रॉपर्टी पे घर बना ले, नहीं तो सरकार की तरफ से कोई योगदान नहीं है। आज भी उत्तराखंड में बेघर लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। जिस तरह से पहले इंदिरा गांधी आवास योजना और शहरी आवास योजना में राजीव गांधी आवास योजना थी, जिसका नाम मिलाकर और बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना किया, और प्रधानमंत्री पिछले 10 साल से कह रहे हैं कि आवास। भाई आशीष सैनी जी, नाम भले ही बदल दिया हो, लेकिन आवास तो मिल रहे हैं ना सबको। हर बजट में आवास के लिए अलग से बजट आवंटित किया जाता है। ठीक है सैनी जी, आपकी बात आ गई। हमारे साथ पीसी थपलियाल जी जुड़े हुए हैं, यूकेडी वरिष्ठ प्रवक्ता हैं यूकेडी के। पीसी थपलियाल जी, केंद्रीय बजट से उत्तराखंड को क्या मिला है, आप बताएंगे। इसके अलावा उत्तराखंड में किस तरीके की बजट की आपको संभावना दिखाई दे रही है, और बजट कैसा होना चाहिए प्रदेश के लिए, क्योंकि सरकार जो है तमाम सरकार दावों पे काम कर रही है, वहीं विपक्ष में हैं आप, आपके भी सुझाव काफी अहम हो जाते हैं। देखिए, इनके जो नेता हैं वो शब्दों के बड़े सौदागर हैं, और कभी ये हमें ऊर्जा प्रदेश देते हैं, कभी खेल प्रदेश देते हैं, कभी
जाने जितनी दुनिया में प्रदेश होते हैं वही हमें देते रहते हैं, समय समय पर एक गुब्बारा आसमान में छोड़ते हैं। इस समय इनका रजत जयंती की छाप, ये भगवान, शायद है कि बैंड बाजा ढोल दमाव के साथ इनको आना चाहिए कि रजत जयंती की छाप इस बजट के माध्यम से सौभाग्य उत्तराखंड को छोड़ी जाएगी, जो चौराहे पे खड़ा है, जो कर्ज के तले डूबा हुआ है, जिसके लड़के रोजगार की मांग करके थक गए हैं, जिनको न्याय संगत भर्तियां नहीं मिल रही हैं। ये जो जादूगर हैं, जो लोगों की सलाह लेते हैं, वो सलाह अगर इनको एक, मैं दावे के साथ कहता हूं कि कोई पूछ दे इसको कि कौन कौन सी सलाहें वहां पे आई, 2 सलाहों को भी नहीं बता पाएंगे, वो भी नहीं बता पाएगा फाइनेंस मिनिस्टर, और ये प्रवक्ता तो बता नहीं क्या है। दूसरी ओर आप इनको देखो कि ये जात कहां जा रहे हैं। शिक्षा मंत्री कहां जा रहा था? सिंगापुर जा रहा है। किस लिए? शिक्षा देखने के लिए वहां। ये अभागो, तुम दिल्ली नहीं जा सकते शिक्षा देखने, तुम सिंगापुर जा रहे हो, तुम उद्यान देखने कहां, बगीचों में जा रहे हो, इन्वेस्टमेंट के लिए कहां जा रहे हैं, और चुनाव प्रचार के लिए दिल्ली जा रहे हैं। और दिल्ली हमारा मुख्यमंत्री कह रहा है नदी गंदी हो गई, जमुना गंदी हो गई। देखिए, ऐसा तमाशबीन राज नेतृत्व हमारे लिए एक बोझ बनकर आ गया है। इनसे कोई आशाएं नहीं है उत्तराखंड की जनता को, केवल बेवकूफ बनाने का काम ये करते हैं, और इनको जनता से कोई लेना देना नहीं है। केवल उड़ान खटोले जा रहे हैं इधर से उधर, और हमारे बजट को गड्ढे में डाल रहे हैं। लेकिन आप देखो पलियाल जी, हमने यूसीसी लेकिन पलियाल जी, बजट तो हर साल, बजट तो उत्तराखंड का हर साल बढ़ रहा है। इस बार भी संभावना है कि 10% बजट बढ़ेगा। भाई साहब 10% बढ़ाए, 20% बढ़ाए, लेकिन लास्ट टाइम भी ये सुझाव ले रहे थे, और 1 साल हो गया वही, हमें कहीं नहीं दिखाई दिया कि ये सुझाव क्या होते हैं। क्या इनके पास शिक्षा के ऊपर सुझाव नहीं आते, जो मुंह के बल में गिर चुके हैं, पहाड़ में खाली हो चुके हैं विद्यालय? क्या इनके पास स्वास्थ्य के लिए सुझाव नहीं आते, जो पूरे हॉस्पिटलों में हमारी महिलाएं सड़कों में प्रसव करने के लिए मजबूर है? इनके लिए रोजगार के सुझाव नहीं आते? पूरे संसाधन इन्होंने माफियों के हवाले कर रखे हैं, और हमारे बच्चों को कहते हैं स्वरोजगार करो, स्वरोजगार करो। अरे स्वरोजगार तो प्राकृतिक संसाधनों से होता है, और तुमने वो माफियों के हवाले कर रखा है। टिहरी डैम में क्या स्वरोजगार करेगा यहाँ का युवा? क्या तुमने कभी उसको दिया है अपॉर्चुनिटी? वहां मच्छी, अपार संभावना है मच्छी पालन की, लेकिन एक भी युवा क्या उस मच्छी पालन, वहां तो हजारों युवाओं को मच्छी पालन में लगाकर हमें उनको एक नया रास्ता प्रशस्त करना था। लेकिन इन्होंने इस भोली वाली जनता को ऐसे ही मालूम नहीं कहां से पकड़ के लाते, पट 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 बोलते हैं, और मालूम नहीं क्या बोलते हैं, उनको खुद नहीं मालूम। इसीलिए कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि घर में जाके सुना करो कि तुमने क्या बोला। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरह से ये लोग रटी रटाई एक कविता यहां पे पढ़ने आते हैं। हमें दुख होता है। 42 सादतों के बाद मिला हुआ ये राज्य आज बर्बादी के कगार पे है, और अनुभवहीन नेताओं की जमात इन्होंने हमारे सिर पे बिठा रखी है। अभी आप देखिए, इवन निकाय चुनाव में कहां कहां से अनुभवहीन लोगों को लाए हैं, और ऋषिकेश जैसे धर्म नगरी में उनको बिठा दिया गया है। बेटा तो राज निश्चित रूप से पीसी थपलियाल जी, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और पलायन जो है ये बड़े मुद्दे हैं उत्तराखंड में, और बजट में इस पर खास ध्यान भी होगा। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, और ब्रेक के बाद हमारे साथ सभी मेहमान जुड़े हुए हैं। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है, और हम बात कर रहे हैं अपनों बजट 2025। प्रदेश की जनता, अब प्रदेश में जो बजट सरकार लाने जा रही है उस पर खास जनता का ध्यान है, और सिर्फ जनता का ही नहीं, युवाओं का भी ध्यान है, और राजनीतिक दलों का भी विशेष तौर पर ध्यान है, क्योंकि केंद्रीय बजट आने के बाद जहां विपक्ष ने उस बजट को झुंझुना करार दिया, अब इस राज्य के बजट की बारी है, और साफ तौर पर विपक्ष तमाम आरोप लगाता नजर आ रहा है। हमारे साथ शिव प्रसाद सेमवाल जी हैं, सीधा उनके पास चलते हैं। अध्यक्ष हैं आरआरपी के। सेमवाल जी,
आपके पास आते हैं चर्चा में एक बार फिर से सभी मेहमानों का स्वागत करते हुए। इस समय उत्तराखंड को क्या क्या जरूरतें आपको नजर आ रही हैं? उत्तराखंड में किस तरीके की बजट की अभी जो है आवश्यकता है और संभावना कैसी लग रही है कि सरकार किस तरीके का बजट ला सकती है? सरकार की क्या कैसी क्षमताएं हैं जो पहाड़ के प्रदेश को सरकार दे सकती है? देखिए, सरकार से जनता को कुछ चाहिए नहीं। सरकार जनता को कैसे दे सकती है बताइए आप? जनता देती है सरकार को जो भी देती है। ये जो सरकार चल रही है, सरकार को पहले ये ध्यान रखना चाहिए कोई अपने घर से नहीं दे रही है। ये जो सरकार दे रही है ये जनता के टैक्स के पैसे से दे रही है। सेमवाल जी, वो एक सिस्टम है, एक प्रक्रिया है, आने और जाने की प्रक्रिया है। तो हम यही कहेंगे आता तो जनता के माध्यम से ही है, लेकिन वो बूंद बूंद आता है और फिर एक जनता में बढ़ता है, जनता के विकास कार्यों में लगता है, जनता के जरूरतों में लगता है। जो भी साफ बनता है वो ऐसे बोलता है कि बस जैसे फ्री की रेवड़ियां बांट रहा है। मतलब मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, एक छोटा सा उदाहरण देके समझा रहा हूँ आपकी बात को, कि कई सारी भेड़ें थी ना, तो एक भेड़िया आया जो राजा था वहां का, उन्होंने कहा भाई सारी भेड़ों को कंबले बांटी जाएंगी, कंबले दान की जाएंगी। तो सबने बड़ी तालियां बजाई कि साहब देखो हमारा भेड़िया राजा कितना महान है, कितना दान दाता है। तो एक छोटी सी भेड़ मेरी जैसी कोई बेवकूफ थी वहां पे बीच में, उसने बोला अपनी मम्मी से पूछा कि मम्मी वैसे ये भेड़िया लाएंगे कहाँ से कंबल? तो उसकी मम्मी ने बोला बेटा तू ही मूंडी जाएगी, मैं भी मूंडा जाऊंगा, तेरे पापा भी मूंडे जाएंगे, वो वहीं से कंबल आएंगे। और कहाँ से कंबल आएंगे? तो ये जो कंबले हम पे उड़ाई जा रही है ना, ये हम ही को मूंडा जा रहा है। सबसे पहले साफ होना चाहिए। बहुत शानदार उदाहरण दिया है। आप बोल रहे हो जनता बजट कैसा चाहती है, अब मैं जी पैसा हमारा, तो हम ये चाहते हैं भैया हमारा एक पेला जाए और हम पे कान न दिखाया जाए। सबसे पहले हम जो कर रहे हैं तो अगर तुम सही नहीं कर सकते हो तो ऐसा नहीं चाहिए। आपने बोला जी 1 लाख तक का अगर जिसको वो मिलेगा, तनख्वाह मिलेगी, उसको जो है कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और 8वां वेतनमान तुम पीछे से ले आ रहे हो। जब 8वां वेतनमान ला रहे हो भाई, तो उसमें तो पैसे वैसे ही टैक्स के दायरे में आ जाएगा आदमी, तो किस बात की रिबेट मिलेगी? तो पैसे भी तो बढ़ेंगे, बड़ी बात, पैसे भी तो बढ़ेंगे सेमवाल जी। महंगाई इस तरीके से बढ़ रही है, कौन सा भाई, वो तो डिमांड है ना। मैं ये कह रहा हूँ नेपाल जैसा राज्य भी तो चला ही रहा है, बहुत सारे राज्य चला रहे हैं, बहुत सारे देश हैं। यूक्रेन में, रसिया में, चाइना में 25 लाख रुपए में MBBS हो रहा है। यहाँ क्या आग लगी पड़ी है? उत्तराखंड में 1 करोड़ रुपए भी कम पड़ रहे हैं। क्या है ऐसा सिस्टम? बताओ ना मुझे। निश्चित रूप से रसिया यहाँ से आदमी जा रहा है, यहाँ से यूक्रेन जा रहा है, यहाँ से चाइना जा रहा है। 25 लाख रुपए में खाना पीना रहना पढ़ाई होगा सब करके यहाँ पे आ रहा है MBBS करके। यहाँ पे ऐसा क्या तुमने तमाशा जोड़ रखा है कि 1 करोड़ रुपए देने पड़ रहे भैया? ये किसको लूट रहे हो तुम? अमीर से 1 करोड़ रुपए लूट के। यहाँ की जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है थोड़ा उस पर भी आप बोल। ठीक है, प्रभा जी आ रहे हैं आपके पास। गलत आदत है बीच में बोलते। सेमवाल जी को अपनी बात रखने दीजिए। जी सेमवाल जी अपनी बात रखिए। दूसरा ये कह रहे हैं किसानों को 3 लाख रुपए का लोन से बढ़ा के हमने 5 लाख रुपए कर दिया। किस पे एहसान कर रहे हो भाई? किसान से बेचारा तुम्हारा 3 लाख रुपए लौटा रहा है। कितने किसानों ने 3 लाख रुपए लौटा दिए तुम्हारे? तुम किसानों को इस लायक बनाओ यार कि उसे लोन न लेना पड़े। तुम्हारे पैसे किसी से दिए नहीं जा रहे, तुमने पेल दिया किसानों के मत्थे। भैया किसान पहले लोन लेना नहीं चाहता, किसान आत्महत्या कर रहा है। आप देखो बाजपुर में परसों एक आदमी ने 20 बीघा जमीन में अपनी गोभी की खेती पे बुलडोजर चला दिया यार। पपीते की खेती पे बुलडोजर चला दे रहे हैं, केले की खेती पे बुलडोजर चला दे रहे हैं। तुम कोई ऐसा सिस्टम नहीं बना रहे हो। तुमने जमाखोरी, फायदा मुनाफाखोरी इतना पनपा दिया है, मंडियों में तुमने इतना अपना राज समेट दिया है, लाइसेंसी राज और तमाम तरीके की चीजें। तुम अपना कोल्ड स्टोरेज बनाते हो। सारा जो ये जो काले कानून के साथ खिलाफ जो झगड़ा था किसानों का, ये क्यों था? तुम कुछ लोगों को पनपा रहे हो। तुम रोटी छीनना चाहते हो, हमें ब्रेड थमाना चाहते हो ताकि तुम्हें फायदा हो। अरे भाई हमारे गेहूं की रोटी हमें खाने दो ना, हमें नहीं चाहिए तुम्हारी ब्रेड भैया। तुम्हारे लालाओं को 4 पैसे उस ब्रेड से प्रोसेसिंग से मिलेंगे, हम पे एहसान मत करो, हमें नहीं चाहिए। हमें तुम्हारे पे भी नहीं चाहिए कि जो हम तो बोल दे बेटा मत उगा। और अगर हम उगा रहे हैं तो हमें यार फसल सही से दे दो, तुम हमें फसलों के बीज सही दे दो। उसमें तो तुम्हारे लोग मुनाफाखोरी कर देते हैं। कितने लोगों को मुनाफा, ये फसलों के जो बीज खराब हो जाते हैं, हम आम की पौध ले जाते हैं, नींबू की पौध ले जाते हैं, बाग लगाते हैं और 5 साल बाद आप नींबू की जगह उसमें जमीर निकलते हैं। नींबू की जगह जमीरें जब निकलते हैं, कितनों पे कार्रवाई की तुमने बताओ? तुम ऐसे यहाँ पे उत्तराखंड में ऐसी कंपनियों को तुमने
जो है फसलों की पौध और फलों की पौध पहुंचाने का ठेका दे दिया, जिन्होंने जिंदगी में, जिनके बाप दादा ने फलों की पौध का काम नहीं किया, नर्सरी का काम नहीं किया है, उसके बावजूद तुम उनके संरक्षण दे रहे हो। जिन लोगों पे 4 सीटेड है, बाजवा जैसे लोग हिमाचल में, तुम लोग यहाँ पे आके उसका उद्यान निदेशक बना दे रहे हो, ऊपर से उसको एक्सटेंशन दे रहे हो, बचा रहे हो उसको यार। अरे वो किसान जिसके 5 साल बाद खेत में खराब हो गए, जिसने बेचारे ने खून पसीना लगाया, तुम्हारी पौध लगाई, उसकी ऐसी तैसी हो गई यार, तुम उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हो। ठीक है। ऊपर से बोलोगे हाँ बेटा 3 लाख की जगह 5 लाख पकड़, और अपने बाजपुर के खेत में तो गोभी के खेत में बुलडोजर चला। अरे उसको बाजार दे दो, उसकी फसलों की सही कीमत दे दो। बिल्कुल। आपकी जो ये बातें जी, भैया तुमने कितनों को समर्थन मूल्य दे दिया बताओ ना। उत्तराखंड का सेब है, हिमाचल की पेटी में ब्रांड नेम से दिखता है यहाँ पे। तुम यार उत्तराखंड के नाम से एक पेटी नहीं छपवा सकते हो। तुम्हारे घोषणा पत्र उत्तराखंड के बजाय सहारनपुर इलेक्ट्रिक प्रेस में छपते हो। तुम लोग यहाँ के लोगों को क्या रोजगार दे दोगे यार? ठीक है, ठीक है सेमवाल जी। हमारे साथ अरुण शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शर्मा सर, आपका भी चर्चा में स्वागत है। काफी देर से आप इंतजार कर रहे हैं और सबको आपने सुना। सवाल हमें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने सबको सुना है और सबके निचोड़ का जवाब मैं चाहता हूं। सबके साथ सबका विकास की बात भारतीय जनता पार्टी करती है और उसी के आधार पर बजट लाने की बात कर रही है। समावेशी बजट होगा, ऐसी बात कही जा रही है। और बजट जो है पिछले बार की तुलना में इस बार बजट जो है वो बड़ा होगा, व्यापक होगा, ऐसी भी संभावनाएं जताई जा रही हैं। क्या कहेंगे आप? समीर भाई, ये भी एक परंपरा है जी, जैसे और परंपराएं इस देश में है जी, कि हर साल फरवरी या मार्च में बजट आता है। और ये तो अच्छी बात है कि इस बार उत्तराखंड का बजट सत्र फरवरी में होने जा रहा है, वो भी एक मजबूरी के तहत। ये मजबूरी है जो फरवरी में ये सत्र कराना पड़ रहा है जी, क्योंकि हमारा जो पिछला सत्र गैरसैंण में हुआ था उसको 6 महीने के अंदर हमें दूसरा सत्र कराना आवश्यक है, संवैधानिक रूप से बाध्यता है। इसलिए यह सत्र इस महीने 21 तारीख से पहले आहूत किया जाना जरूरी है जी। अब यह मजबूरी की बात कह रहा हूं मैं। दूसरी चीज, यह अच्छी बात भी है कि फरवरी में अगर बजट पास हो जाएगा तो हर विभागों को मार्च तक उसका पैसा मिल जाएगा। वरना होता यह है कि मार्च में बजट पास होता है और उसके बाद वो जून जुलाई तक जाके विभागों को उनके हिस्से का पैसा मिलता है जी। अब ये अच्छी बात है। अब वो बजट कैसा है, क्योंकि तमाम पैनलिस्ट सब अपने अपने मोर्चे के माहिर हैं जी, तो वो तमाम लोग बोल चुके हैं। निश्चित तौर पर उत्तराखंड में बहुत सारी उम्मीद है लोगों को इस बजट से। हमारी शिक्षा बेहतर हो, हमारी सड़कें बेहतर हो, हमारे यहाँ पानी की सुविधा बेहतर हो, हमारे यहाँ स्वास्थ्य की सुविधा बेहतर हो, ये तमाम चीजें उम्मीद रहती है लोगों को कि वो बेहतर हो। आज भी स्थिति ये है कि स्मार्ट सिटी के नाम पर देहरादून में एक नहीं सैकड़ों जगह ऐसे हैं जो खोद दी गई थी, वो आज तक ठीक नहीं हुई। हर देहरादून वासी ये चाहता है कि कम से कम वो सड़कें तो ठीक हो, उन सड़कों के साथ जो नालियां बनी हुई है वो तो ठीक हो। और इस विषय में हम इससे पहले कई बार ही आपके चैनल पे डिबेट कर चुके हैं जी। अफयाल जी गवाह हैं, जो हम कई बार साथ साथ आमने सामने बैठे हैं। आज भी वो सड़कों की हालत देखिए। मेन रोड किसी भी शहर का आईना नहीं होता। जो आईना है वो गलियां होती है मोहल्लों की, जो अलग अलग वार्ड में आपने कहीं सीवर के नाम पे सड़क खोद के रख दी, कहीं पानी की लाइन के नाम पे खोद दी, कहीं टेलीफोन की लाइन के नाम, कहीं गैस के नाम पे। कितने साल हो गए इस देहरादून की सड़कों को खुदे हुए, वो गैस पाइपलाइनें पड़ी हुई हैं और आज तक एक घर में गैस का कनेक्शन नहीं हुआ। उम्मीद है ना लोगों को बचे वो रोज हर हफ्ते वो डिमांड करें और सिलेंडर लेके वो गाड़ी वाला उनके मोहल्ले तक आए या उन्हें लेने जाना पड़े, वो डिमांड है जी। ये तो पूरी करनी पड़ेगी। ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें। और अभी हाल में ही कुछ दिन पहले छोटी सरकार बनी है जी हर नगर निकायों। अब निश्चित तौर पर वहां के लोगों को भी उनसे उम्मीद होगी। और कहीं ना कहीं वो जो देखिए नगर निगम का पैसा तो केंद्र से आता है, लेकिन बाकी जो नगर निकाय हैं
उनको पैसा तो राज्य सरकार देती है, चाहे वो नगर पालिकाएं हो चाहे नगर पंचायत हो। उनको भी उम्मीद है कि इस बजट से उनको कुछ मिले, उनके हाथ कुछ आए। अब अब बहुत सारी चीजें हैं। स्थिति यह है कि तमाम लोग बैठे हैं जो जानते हैं अच्छी तरह कि कितना बजट होता है और कितना कमीशन में चला जाता है। वहां ठेकेदार से लेके सुपरवाइजर से लेके और तमाम, मैं वो नाम नहीं लेना चाहता हूं जो बंदरमांट होती है जी, वो आज सबको पता है। ठीक है, तो इसीलिए उम्मीद है अच्छा हो जी, सबके लिए हो तो ही इस बजट की सार्थकता है, इस प्रदेश की सार्थकता है जी। ठीक है सर। हमारे साथ प्रभा बदूनी जी लगातार बनी हुई है। प्रभा बदूनी जी, आपने साफ तौर पर सुना, सैनी जी ने भी साफ तौर पर आरोप लगाया कि तमाम बातें सरकार करती है लेकिन जो दावे, जो जमीनी हकीकत होती है कुछ और होती हैं। अभी भी सरकार मूलभूत सुविधाओं पे सरकार जूझती नजर आ रही है। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, पलायन, सड़क और पानी, ये जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं इनमें इन्हीं के इर्द गिर्द समस्याएं घूम रही हैं। ये समस्याएं अभी दूर नहीं हो पाई हैं। तो अब उज्जवल भविष्य कैसे प्रदेश का होगा और बजट किस तरीके से सरकार बनाएगी ताकि ये जो मुद्दे हैं, जो लोकल मुद्दे हैं और जेन्युइन मुद्दे हैं, इन पर खासतौर पर फोकस हो। पहले इन मुद्दों पर काम सरकार को करना चाहिए, फिर प्रदेश के पर्यटन और बाकी मुद्दों पर भी गौर होना चाहिए। देखिए मनोज जी, मैं आपकी इन बातों का भी जवाब दूंगी, लेकिन इससे पहले जो हमारे यूपीएडी के, मैं तो कहूंगी मेरे बड़े भाई थपलियाल जी वरिष्ठ हैं, बहुत अच्छा बोलते भी हैं वो। लेकिन ये देखिए, पहले तो आज ये बजट पे चर्चा है तो मैं उनसे ये भी कहूंगी कि जो थोड़ी सी उनकी विचारधारा है, उनके भी जो उन्होंने कहा कि इनके ऐसे प्रत्याशी निकायों में थे जो जिनको समझ नहीं है। तो आपको, चलो आप बड़े चुनाव में हार गए, मैं मानती हूँ, तो आपको इन छोटे चुनाव में भी जनता क्यों पसंद नहीं कर रही है? आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए। आप इतने बड़े, आप भी तो गए थे ना वहां रिझाने के लिए, आप भी कुछ जादू सीख लीजिए। अगर जनता, आपको क्या लगता है कि उत्तराखंड की जनता इतनी बेवकूफ है? आपने सीधे जनता को कटघरे में प्रभा जी, थपलियाल जी बात सही कहते हैं, लेकिन जनता मानती नहीं है, सुनती नहीं है उनकी बात को, वोट में तब्दील नहीं करती है। उन्होंने, ठीक है, ये अपना अपना होता है, लेकिन एक बार हम मुद्दों के साथ जनता के बीच में गए थे, हमने संकल्प पत्र उनको दिया था, किसी को मनाही नहीं थी। हर पार्टी की जिम्मेदारी होती है कि वो जनता के बीच जाए। और उत्तराखंड की जनता, मैं कहती हूँ जितना बुद्धिजीवी वर्ग और पढ़ी लिखी जनता उत्तराखंड की शायद ही किसी राज्य में हो। और ये आज से नहीं, ये इतिहास इस बात का गवाह है कि उत्तराखंड में जनता बहुत पढ़ी लिखी है, उनको इस तरह के बहकावों में नहीं आ सकती। जनता ने हमारा काम देखा। और आप एक बात को देखिए मनोज जी, एक सरकार जो ऑलरेडी सत्ता में हो, एक सरकार को लोग आजमाना चाहते हैं कि चलो इसने पहली बार काम किया, हमें इसका पसंद नहीं आया तो हम दूसरे को ट्राई करते हैं। लेकिन यहाँ पे जनता ने हमारे विकास कार्यों पे मोहर लगाई है दोबारा, और फिर हमें निकाय चुनाव में ऐतिहासिक विजय दिलाई है। तो इससे ये साबित हो जाता है कि जनता हमारे कार्यों से खुश है। हमारे मेयर थपलियाल जी ऐतिहासिक उन्होंने विजय उत्तराखंड के इतिहास में लिए। तो अब देखिए आने वाले समय में, ठीक है, हमारे सामने चुनौतियां हैं जो अभी भी बता रहे थे हमारे भाई, गड्ढे हैं। लेकिन ये देखिए, जब कोई काम शुरू होता है, निश्चित तौर पर कोई सड़क नहीं बनती है तो पहले गड्ढे भी किए जाते हैं, उसके बाद उनको भरा भी जाता है। थपलियाल जी जो है, उन्होंने उनके अगर आप कोई भी भाषण सुने या उन्होंने जहां जहां अपने विचार लोगों के बीच वो गए थे चुनाव से पहले, जनता कितनी प्रभावित थी। और उन पर सबको पूर्ण विश्वास है कि जब वो जनता, जिस दिन से वो शपथ लेंगे उसके बाद वो निरंतर कार्य में लग जाएंगे। तो इसीलिए जनता ने उनपे, मैं तो कहूंगी विपक्षियों ने भी उनको जितवाया और ऐतिहासिक विजय उन्हीं को मिली है। तो ये कह देना बहुत आसान हो जाता है उस पार्टी के लिए जो सत्ता में काम कर रही होती है। विपक्ष अगर लेके आता है तो लोग आजमाते हैं कि चलो अब इनको देखते हैं। लेकिन बार बार भारतीय जनता पार्टी पर अगर विश्वास जता रही है माननीय मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली पे, तो निश्चित तौर पर जनता को हमारे पे बहुत विश्वास है। ठीक है, तो मैं यही कहना चाहूंगी, दूसरा कर्ज में डूबने का कोई नहीं है। मैं इनको एक चीज और देख लूं कि थोड़ा सा ये दूसरे देशों की, अगर इतनी बड़ी बातें डिबेट से हटके ही आपको करनी है तो फिर चर्चा उन्हीं चीजों पे करें। ये विषय नहीं हो सकता। विषय अध्ययन तो होता है, हर देश की व्यवस्था का अध्ययन होता है, वहां की शिक्षा पद्धति का अध्ययन होता है, रोजगार का अध्ययन होता है। हर सरकार, हर देश करता है कि फला देश में बेहतर चीजें हैं, हम कैसे अपने यहाँ बेहतर कर सकते हैं। तो इसमें मुझे लगता है कोई बुराई नहीं। आशीष सैनी जी आपके पास आते हैं। आशीष सैनी जी, प्रभा जी कह रही हैं कि जनता हमसे खुश है, जो हम योजनाएं ला रहे हैं जनता हमसे खुश है, आप नाराज हैं तो आप बने रहें, आप तो नाराज वैसे ही रहते हैं। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि जनता के हित का ही बजट हम ला रहे हैं। देखिए, और इनकी पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी है, हम इनसे कभी नाराज नहीं रहते, क्योंकि
ये बातें बहुत अच्छी अच्छी करते हैं और बहुत अच्छी लगती हैं दिल को। खुशी होती है कि देश में पहली बार आई है जो आप भी प्रभावित हो रहे हैं, आप भी प्रभावित हो रहे हैं जब इनके भाषण। जी, समस्या तब आती है जब इनके भाषण सुनने के बाद हम जब सड़क पे निकलते हैं और लोगों से मिलते हैं। जब कल इनका बजट आया तो मैं कुछ किसानों से मिला, मैंने कहा कि आपको कर्ज लेने की जो सीमा है वो 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी। तो उन्होंने कहा हम तो एमएसपी मांग रहे थे, हमने कर्ज की सीमा थोड़ी ना बढ़ाई थी। दूसरी बात, मैं कुछ छात्रों से मिला कि भाई सरकार आपके लिए बहुत संकल्पित और बहुत जबरदस्त ऐतिहासिक बजट लेकर आई है। उन्होंने कहा कि हमारी जो कॉलेज की फीस है, जब हम हायर एजुकेशन में जाते हैं, सरकार ने 4 गुना से लेकर कई गुना तक बढ़ा दी है और हम सरकार से ये कह रहे हैं कि हमारी उच्च शिक्षा में हमें अनुदान दीजिए ताकि हम पढ़ सके। उत्तराखंड राज्य के छात्रों को यदि ये सरकार उनकी हायर एजुकेशन की फीस जमा नहीं कर सकती अपनी ओर से, तो कम से कम वो बढ़ाने का काम तो ना करे। तमाम जगहों पर जो शिक्षण संस्थान के नाम पर लूट संस्थान खुले हुए हैं, इनकी फीस नियंत्रण करने। सबको मालूम है कि एक बड़े कोर्स की जो फीस है वो लगभग 2,000-3,000 रुपए यूनिवर्सिटी फीस है, और जबकि मौके पर 45,000 से लेकर 1 लाख रुपए साल तक उनसे वसूली जाती है। तो ऐसे कौन सी मैकेनिज्म सरकार ने बनाया कि एक बच्चा ठीक है प्रभा जी सुन लीजिए, प्रभा जी सुन लीजिए, प्रभा जी आप बोल रहे थे तो लेकर आता हूँ। प्रभा जी अभी जवाब दे दीजिएगा, जवाब दे दीजिएगा वही बात बोलिए। प्रभा जी आप सत्ता में है, प्रभा जी आप सत्ता में है, सवाल आप ही से पूछा जाएगा और सब लोग मिलकर पूछेंगे, आप जवाब दीजिएगा। वो जब प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं प्रभा जी, ठीक है प्रभा जी आते हैं आपके पास, आप जवाब दीजिएगा, आप ही से सवाल पूछा जाएगा। ठीक है आशीष जी अपनी बात जल्दी कंप्लीट करें। नहीं, मेरी बात थोड़ी सी पूरी हो जा रही थी। मैंने अभी हायर एजुकेशन की बात की, इन्होंने कहा कि बच्चे एग्जाम पास क्यों नहीं करते। मैं सरकारी संस्थानों की बात कर रहा हूँ, मैं प्राइवेट संस्थान की बात नहीं कर रहा हूँ। आप बताइए ना कि सरकारी संस्थानों में फीस इतनी ज्यादा क्यों बढ़ाई गई है। आप बताइए किस संस्थान। तीसरी बात आई है महिलाओं की, आपने बात की। उत्तराखंड राज्य महिला प्रधान राज्य है, यहाँ का समाजी महिला प्रधान है। महिला उद्यमियों के लिए बजट में यदि निर्मला सीतारमण जी शायद कुछ कहना भूल गई हो तो आप कहिए कि आपकी सरकार में महिला बजट के लिए हम लाएंगे, आप जिम्मेदारी लीजिए। आप अभी मुख्यमंत्री जी को फोन करके कहेंगे कि महिलाओं के लिए बजट आना चाहिए, अगर नहीं आएगा तो हम ये करेंगे। ठीक है महिला उद्यमिता की बात की मैंने। ठीक है प्रभा जी, प्रभा जी नहीं प्रभा जी बात की है। आपने स्वास्थ्य सेवाओं में अभी देखा नहीं है, पिछले दिनों माननीय मुझे स्वास्थ्य सेवाओं पर तो आप आओगे तो आपको बहुत दिक्कत होगी। मैं तो केवल महिला उद्यमिता की बात कर रहा हूँ। मिनिमम फीस है वो उसका एक पूरा आंकड़ा दिया गया है, किसी से एक्स्ट्रा फीस नहीं ली जाएगी। तो आप उन आंकड़ों की तरफ जाइए ना, फीस को देखिए आप। लेकिन प्रभा जी इसमें तो सच्चाई है ना, इसमें तो सच्चाई है ना कि शिक्षा हमारे देश में कितनी महंगी है, शिक्षा हमारे देश और प्रदेश में कितनी महंगी है। हमारे छात्र विदेशों में जाके पढ़ाई करने को मजबूर है। ठीक है सैनी जी आपकी बात आ गई, पीसी नपलियाल जी आपके पास आते हैं। सैनी जी आपकी बात आ गई। प्रभा जी आप सुन लीजिए, आप प्रभा जी आप सत्ता में हैं और सवाल आपसे पूछे जाएंगे, आप उसका जवाब आपको तो देना पड़ेगा। थपलियाल जी आपके पास आते हैं। सैनी जी माफ कीजिएगा, सैनी जी आपकी बात आ गई, समय कम है। थपलियाल जी आपके पास आते हैं। थपलियाल जी, सरकार का दावा है कि समावेशी बजट अभी तक पिछले बार भी सरकार लेके आई थी, उसी के तहत तमाम विकास योजनाएं संचालित की गई। इस बार का भी बजट जो है वो तमाम बातें कही जा रही हैं। इस बार का बजट जो है आप विपक्ष में है, ऐसा बजट जो है हो सकता है कि जनता आपको सीरियस नहीं ले रही हो, आपको सीटें नहीं दिला रही हो, तो सरकार भी आपके सुझावों को नहीं मान रही है, जबकि आपकी बातें जो है महत्वपूर्ण बातें हैं। थपलियाल जी समय में से थपलियाल जी प्लीज थोड़ा सा 10 सेकंड का। अभी इन्होंने कहा कि हम चुनाव जीत रहे हैं। चुनाव आप धार्मिक ध्रुवीकरण पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर जीतते हैं, आप अपने काम के नाम पर जीतते नहीं है। ठीक है आशीष जी, ठीक है थपलियाल जी को बोलने दीजिए। आशीष जी आप भाजपा कांग्रेस करेंगे तो थपलियाल जी कब बोलेंगे? मैडम हमें दुख इस बात का है जी, थपलियाल हमें दुख इस बात का है कि मैडम जो प्रवक्ता है वे अभी कह रही थी कि सारा बजट ऑनलाइन, डिजिटल बजट पेश कर रहे हैं ये लोग और इसलिए ये गैर शेयर नहीं जा सकते। तो इसको मतलब
गैरसैंण इन्होंने खारिज कर दी है कि वहां से डिजिटल एक्टिविटी, ऑनलाइन एक्टिविटी नहीं हो सकती। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सेमवाल जी आपके पास आते हैं। सेमवाल जी, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, पलायन, सड़क, बिजली, पानी, ये प्रमुख समस्याएं हैं या नहीं है? बजट में इनको खास तवज्जो देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? देहरादून और गैरसैंण की लड़ाई तो लगातार चलती रही है, ये बड़ा मुद्दा है या ये जो उत्तराखंड की आम जनता की जो प्रमुख मुद्दे हैं वो बड़ा मुद्दा है? साल में ये लोग राजधानी नहीं दे पाए इस राज्य को। सेमवाल जी, स्थायी राजधानी है ही नहीं इस राज्य की। ये जिस राज्य में ये असंवैधानिक राज्य चला रहे हैं, इसलिए मैं इनका सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है राजधानी, जहां से ये अपना बजट पेश करेंगे। ठीक है, ठीक है सेमवाल जी। बजट जो है कि कौन पेश कर रहा है? जिसपे बैकडोर एंट्री का पूरा अभियोग था, वो हमारा राजा बना हुआ है, वो पेश करने जा रहा है। वो ऐसे बातें करके हमें न्याय संगत भर्तियां चाहिए थी, उसका कोई बजट में जिक्र नहीं होगा कि किस तरह से यहाँ के युवाओं को रोजगार दे सके। स्वरोजगार करो, स्वरोजगार करो। आपको अभी इंतजार करना पड़ेगा बजट का। बजट जब आ जाएगा उसके बाद मिलेगा। ठीक है, सारा माफियों को दे रखा है। सेमवाल जी आपके पास आते हैं। थपलियाल जी माफ कीजिएगा, अब समय आगे ज्यादा इजाजत नहीं देता, सेमवाल जी की भी बात सुननी है। सेमवाल जी, उत्तराखंड की जो मूलभूत जो जरूरतें हैं, बिजली, पानी, सड़क, सुरक्षा, स्वास्थ्य, नारी सुरक्षा और शिक्षा, रोजगार युवाओं को मिल नहीं पा रहा, शिक्षा इतनी महंगी हो गई है, ये प्रमुख मुद्दे हैं। राजधानी भी अपना मुद्दा है, लेकिन ये जो मूलभूत मुद्दे हैं इस पर कोई बात नहीं करना चाहता। अब गैरसैंण और देहरादून में अगर चीजें उलझ के रह जाएंगी तो विकास की बातें कब होंगी? ये सही बात है। ये सरकारों का चलन है जी कि आके छीन करके वो चश्मे दान करते हैं। ठीक है। दूसरा, आप एक पुरानी रशियन कहानी है कि जिसमें वो स्टालिन होता है मंच पे, वो एक मुर्गे को लाता है अपने साथ और उसके सारे पंख निकाल देता है, बत्तख के मुर्गे के, और फिर वो जब वो उड़ने लायक नहीं रहता तो फिर उसको दाना देता रहता है खाने के लिए। फिर वो बत्तख कू करते हुए उसके पीछे चलती रहती है, उसकी मजबूरी हो जाती है जी, क्योंकि जब बत्तख के तुम पंखी हटा दोगे तो बेचारा कुछ उड़ नहीं पाएगा, दाना खाना नहीं खा पाएगा, तो फिर उसकी मजबूरी हो जाएगी सरकार के पीछे चलना। फिर सरकार उसे देती रहेगी 5 किलो राशन, 5 किलो राशन, थोड़ा भाषण, 5 किलो राशन, थोड़ा भाषण। ठीक है, पब्लिक को यही चाहिए। तो हम ये कह रहे हैं कि भैया एक कल्याणकारी सरकार से हमारा निवेदन है जी कि जनता को मछली नहीं चाहिए, जनता को आप मछली पकड़ना सिखा दो यार, वो मछली खुद खा लेगी। मत दो मछली, मत दो 5 किलो राशन, उसे सिखाओ, उसकी उपज को तुम थोड़ा सा फैसिलिटेट करो, उसकी पढ़ाई को फैसिलिटेट करो। यार चाइना हमसे कितना महंगा देश है, फिर क्या कारण है कि रसिया हमसे कितना महंगा देश है? क्या कारण है कि वहाँ 25 लाख रुपए में एमबीबीएस हो रहा है और यहाँ 1-1 करोड़ रुपए में हो रहा है? यार कोई कारण है? कोई तर्क है? सरकार में शामिल है। बताना चाहूंगी सुन लीजिए, बात कर रहे हैं अभी उन्होंने कर की भी बात करी थी कि जैसे हम कहते हैं कि प्रति व्यक्ति इतना उसके ऊपर टैक्स चढ़ जाता है, कर चढ़ जाता है। अगर आप यूएस की आज बात करेंगे वहाँ पे 90 लाख रुपए एक व्यक्ति के ऊपर कर है। अगर आप चाइना की बात करेंगे तो 35 लाख रुपए प्रति व्यक्ति कर है। या तो चाइना नहीं, या तो चाइना और यूएस की बात करेंगे या फिर आप थोड़ा सा पढ़कर आएंगे। झूठ बोल रहे हैं ये शायद सरकार एक बात बताइए, नहीं तो आप बताइए ना, प्रभा जी अब दुनिया के देशों का उदाहरण नहीं दें, दुनिया के देशों का उदाहरण, दुनिया के देशों का उदाहरण। आपको पढ़ना पड़ेगा ना थोड़ा। प्रभा जी ठीक है, प्रभा जी चुप हो जाइए, प्रभा जी चुप हो जाइए, प्रभा जी चुप हो जाइए। इसमें सच्चाई है, इसमें सच्चाई है कि देश के छात्र यूक्रेन जाते हैं, रसिया जाते हैं, विदेशों में देश के छात्र जाते हैं, इसमें सच्चाई है। देश के छात्रों को आखिर बाहर क्यों जाना पड़ता है, इसमें सच्चाई है। यहां अगर मेडिकल की जो पढ़ाई महंगी है इसीलिए जाना पड़ता है ना प्रभा जी? जी, यहाँ पढ़ाई महंगी है मेडिकल की, तभी तो हमारे छात्र जो विदेशों में जाकर। आज मैं अगर उत्तराखंड की आपको बात करूं, कितने मेडिकल कॉलेज आज उत्तराखंड में खुल गए और हमें तो ठीक है, ये बताना
ठीक है, माफी के साथ अरुण शर्मा जी आपके पास आएंगे। आपकी बात आ गई, सेमवाल जी आपकी भी बात आ गई। अरुण शर्मा जी, प्रदेश की जनता के हित में, अरुण शर्मा जी, प्रदेश की जनता के हित में जो जरूरतें हैं प्रदेश की, उन जरूरतों पर खास तौर पर बजट में फोकस होना चाहिए। जो सड़क सुरक्षा, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये जो जरूरतें हैं, इस पर खास तौर पर बजट में फोकस सरकार को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? निश्चित तौर पर जी देखिए, जो हमारे बेसिक चीजें हैं, मैंने कहा पहले भी कि सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य और शिक्षा, अगर इन पे होगा तो मुझे लगता है सारा हमारे यहाँ, देखिए, पर्यटकों को बुलाना नहीं पड़ता, जो श्रद्धालु आते हैं उन्हें बुलाना नहीं पड़ता, बिल्कुल वहां की ब्रांडिंग अपने आप हो रखी है। हमारे 4 धाम की ब्रांडिंग है, हेमकुंड साहिब की ब्रांडिंग है, पिरान क्लियर की ब्रांडिंग है, नानक मत्ता की ब्रांडिंग है, वो पहले से है। लेकिन अगर इंफ्रास्ट्रक्चर सही हो जाएगा तो उसके बाद निश्चित तौर पर इस प्रदेश की आर्थिक उन्नति होगी, और इस प्रदेश में जितना ज्यादा पर्यटक आएगा, जितना ज्यादा श्रद्धालु आएगा, उतना ज्यादा आम आदमी को लाभ मिले। तो इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होना सबसे ज्यादा जरूरी है। जी समीप, निश्चित रूप से जिस तरीके से पहाड़ के प्रदेश में तमाम समस्याएं भी हैं, और सबसे बड़ी जो समस्या है शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य की, और जो जन सुविधाओं को प्रदान करने की है, और ये सुविधाएं जब प्रदान होगी तो निश्चित रूप से, जैसा कि आदरणीय अरुण शर्मा जी ने कहा, कि ब्रांडिंग करने की जरूरत नहीं होगी। प्रदेश खुद ब खुद प्रदेश की अपनी पहचान बन जाएगी, और पर्यटक जो है, जो लाइफलाइन कहे जाते हैं पहाड़ प्रदेश की, तो पर्यटक खुद ब खुद प्रदेश में आएंगे। फिलहाल इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। तो चर्चा फिलहाल इसी पर कि केंद्रीय बजट के बाद अब उत्तराखंड का बजट पेश होने वाला है, और इस पर अब हितधारकों से और समाज के लोगों से, जनता से अब राय ली जा रही है। राजनीतिक दलों से भी राय लेनी चाहिए, पक्ष विपक्ष से भी राय लेनी चाहिए, और एक समावेशी बजट पेश होना चाहिए, ताकि उस बजट में हर वर्ग की भागीदारी हो और हर वर्ग को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। तो देवभूमि के दंगल में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।